Hello learners, so I'm back with another video from chapter 5 Cultural Heritage of India and Northeast Region. This is class 10 Seva History textbook. सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ख़त्म कर दिया है. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लिटरेचर से. तो देखते हैं ब्रीफ पॉइंट्स में लिटरेचर के बारे में आपकी बुक में क्या दिया गया है. सो लिटरेचर का मीनिंग होता है कि लिखना, कुछ कंपोजिशन करना, पोएम्स हो गए, ड्रामास, प्लेस, रिलीजियस फिलोसॉफीज़ को लिखना, इन सब को लिटरेचर बोला जाता है. ओके. सो भारत, जब हम लोग ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे भी हम लोग को राइटिंग्स मिले हैं काफ़ी, लेकिन हम लोग उसको अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं. डिसाइफर का मतलब हम लोग पहचान नहीं पाया है कि वो जो अक्षर है उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है. तो इस वजह से हम लोग जान नहीं पाएंगे कि वो लोग भाषा बोलते भी थे तो कैसी भाषा बोलते थे. ऑफ कोर्स वो लोग कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन के लिए भाषा तो बोलते ही होंगे, लेकिन क्या था हम लोग को नहीं पता. हम लोग को पता है कि वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे क्या कौन सी भाषा यूज़ होती थी, और वो थी ओल्ड संस्कृत. ओके. तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे ओल्ड संस्कृत लिटरेचर जो मिला है. एंड इट इज़ रिगार्डेड एज द सोल ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन. सोल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये तो एक तो ओल्डेस्ट है बहुत, और बाद में जो भी लिटरेचर आए कहीं ना कहीं इनका प्रभाव है उसमें. और संस्कृत जो है, मैंने पहले भी बताया कि इट्स नोन एज द मदर ऑफ मोस्ट इंडियन लैंग्वेजेस. हर इंडियन लैंग्वेजेस को नहीं, बट मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस जो आज है वो संस्कृत से निकली गई है, ऐसा बोला जाता है. और संस्कृत लिटरेचर का काफ़ी प्रभाव पड़ा है इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर. ठीक है. तो इसलिए सोल बोला गया है उसमें. तो उसमें कौन कौन से आ गए? हम लोगों ने वेदास तो पढ़ ही लिया, पता है आपको कौन कौन से वेदास के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है. वेदांगास भी इट्स लाइक संस्कृत में लिखे गए थे, एंड दे आर डिफरेंट कैटेगरी, दे आर नॉट वेदास एक्चुअली. ओके. सो दिस में बी बुक ऑफ जैसे कि रिलेटेड टू मैथमेटिक्स या फिर रिलेटेड टू आयुर्वेदा मेडिसिन, ऐसा, तो उनको वेदांगस बोलते हैं. उपनिषद्स आर फिलोसॉफिकल बुक. ठीक है. उसमें को लाइफ के बारे में, लाइफ क्या है, आत्मा क्या है, इन सब के बारे में कुछ डिस्कशंस किए गए हैं. अरण्यक फॉरेस्ट बुक मैंने पहले ही बोला था. एपिक्स लाइक रामायण, महाभारत, वेरी फेमस, गीता एंड पुराण्स. ओके. फिर ये सब तो हो गए थोड़े से रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल बुक्स की कैटेगरी में आते हैं. ये सब जो बुक्स मैंने बताया ये ओल्ड है. बाकी जो बाद में जो बुक्स आए वो थोड़े से पॉलिटिक्स रिलेटेड बुक, कि कैसे शासन करना चाहिए राजा को, कैसे व्यवहार करना चाहिए, वगैरह वगैरह की बुक्स जो थी वो उनमें से फेमस है कौटिल्यस अर्थशास्त्र. ठीक है. तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हु रोट अर्थशास्त्र. बाद तक भी आप लोगों को बहुत काम आएगा. फिर कुछ मेडिसिन रिलेटेड भी बुक है. आपकी बुक में चरक दिया हुआ है, लेकिन दैट इज़ एन एस मिस प्रोनाउंसिएशन. इट इज़ एक्चुअली चरक एंड सुश्रुता संहिता. सो दीज वेर द टू फेमस सर्जन्स. ओके. मेडिसिन से रिलेटेड एंशिएंट इंडिया में. सो इनकी बुक भी लिखी, इन्होंने बुक भी लिखी है. जो भी बुक है उनको बोलते हैं चरक संहिता, सुश्रुता संहिता, ऐसे बोलते हैं. फिर लिटरेचर, जो मतलब लिटरेचर इन द सेंस कि प्योर ड्रामा, प्ले, वैसा टाइप का जो भी था, पोएम टाइप का. तो कौन सा था? सबसे फेमस है, आप लोग ने सुना ही होगा, कालिदास का. कालिदास ने बहुत सारी लिखी है प्लेस, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, आप लोग ने सुनी होगी ये नाम. ओके. आई थिंक मूवीज़ भी बनी है, सीरियल्स भी बने हैं, और अभी मूवी आने भी वाली है इसके ऊपर. तो काफ़ी इसका बहुत सारा बना है इस इनके लिखने के बेसिस के ऊपर. और भी बहुत कुछ लिखे, मेघदूतम. ओके. और अभी आई कैन नॉट रिकॉल द नेम, बट बहुत सारी उन्होंने लिखी है. कालिदासा ने बहुत सारी बुक्स लिखी है, आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च करके देख भी सकते हो. ओके. और शूद्रका ने भी कुछ प्लेज लिखे हैं. बाणभट्टा भी थे जिन्होंने हर्षचरित्र नाम की एक बायोग्राफी लिखी, जो कि थी हर्षा, राजा हर्षा जो थे, एक राजा थे, उनके ये कोर्ट पोएट थे, तो उनके बारे में उन्होंने लिखा था. और भी कुछ कुछ बुक्स लिखी उन्होंने, कादम्बरी, ऐसे स्टोरीज एंड ऑल. ओके. फिर नेक्स्ट है फिलोसॉफिकल, प्योर फिलोसॉफिकल बुक्स.
या फिर फ़िलॉसफ़ी जिन्होंने दी। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहले जो मेन रिलीजन था वो हिंदुइज़्म था, ये बिल्कुल गलत बात है जो भी लोग बोलते हैं। ओके, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, दिस हम लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया वाज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस बिलीव्स एंड फेथ्स एंड कल्चर। ठीक है, पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। बट हाँ, हिंदुइज़्म थोड़ा सा, हिंदुइज़्म का जो छाप है ना, वो ओल्ड संस्कृत लिटरेचर ये सब से हम लोग को मिलता है। बट एट दैट टाइम हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हिंदुइज़्म प्रोमिनेंट हो चुका था, बहुत कुछ बदल रहा था। तो आप लोग ये फिलोसोफर के नाम याद कर सकते हैं, जैसे कि कपिल, पतंजलि किससे एसोसिएटेड है आपको पता ही होगा, योगा से। गौतम, बदारियन, कोनार्ड, ऋषि, ये सब ऋषि थे, ऋषि मुनि, जो इन्होंने अपनी अपनी फिलोसॉफीज़ लाइफ के बारे में तैयार की थी। ठीक है, जामिनी, रामानुज, माधवाचार्य। ओके, फिर हिस्टोरिकल वर्क्स भी लिखी गई है। उस टाइम पे भी हिस्ट्री की बुक्स लिखी जाती थी, उनका लिखने का तरीका ऑफ कोर्स अलग होता था। तो एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन थे वो तब के टाइम पे, कश्मीर से रिलेटेड थे वो, काल्हान। ठीक है, ये काल्हान कश्मीर से रिलेटेड एक हिस्टोरियन थे, और उन्होंने बहुत ही फेमस बुक लिखी है, राजा तरंगिनी। ये पूछा ही जाता है हर एग्ज़ाम में, आप बड़े भी हो जाएंगे अगर कुछ आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे, तब इनका बुक का नाम आता ही आता है, और शायद ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछे। साइंटिफिक वर्क्स तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इंडिया तो पहले से भी साइंटिफिक वर्क्स का और मैथमेटिक्स ये सब में बहुत नाम कमाया है इंडिया ने, एंशिएंट इंडिया में स्पेशली। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, आर्यभट्टा, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य, 1 and 2, महर्षि भारद्वाज, इन लोगों ने भी काफ़ी बुक्स लिखी थी। तो तमिल, ये तो हम लोग ने संस्कृत बुक्स की बात कर ली। तमिल में भी एक लिटरेचर लिखा गया था, एक नहीं, मतलब इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी लिटरेचर, मैनी बुक्स, पोएम्स, उसको साथ में बोलते हैं संगम। ठीक है, संगम एक संस्कृत या हिंदी वर्ड है जिसका मतलब होता है टू कंबाइन। तो वो है अलग अलग फेमस बुक है, जैसे कि शिल्पादिक्रम, मणिमेखलाई, ये आपकी बुक में दिया नहीं हुआ है, बस मैं नाम बता रही हूँ। आप चाहे तो यूट्यूब में या फिर गूगल में सर्च करके देख सकते हो। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगी, और अगर आपको प्ले देखना है, एज अ सीरीज़ की फॉर्म में देखना है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो इन सब का राइटिंग से क्या मतलब है, हिस्ट्री में हम लोग क्यों पढ़ते हैं? एक तो ये हमारी हेरिटेज है, इसके लिए ये वैल्यूबल है, और एक तो हम लोग को ये सब जो भी बुक्स वो लोग लिख के गए हैं, लिटरेचर, उनकी फ़िलॉसफ़ी का, उनके वे ऑफ थिंकिंग का कहीं ना कहीं आज तक इंडियन वे ऑफ लाइफ में असर है, और इसलिए इंडिया का जो कल्चर है वो अलग बनाता है हमें बाकी देशों से, है ना। तो इन सब बुक से हम लोग को पता चलता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा हम लोग सिस्टम्स फॉलो करते आ रहे हैं। और कोई भी पीरियड का जो लिटरेचर है, जैसे कि आजकल तो मूवीज़ बनती हैं, बुक्स भी लिखे जाते हैं, उस टाइम पे बुक्स लिखे जाते थे, प्लेस लिखे जाते थे, तो उस टाइम का जो भी है वो ऑब्वियसली उस टाइम पे क्या हो रहा है, लोग कैसे बात कर रहे हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरह का सिचुएशन है, किस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं, उसके ऊपर ही लोग लिखेंगे ना। जैसे कि आज की मूवीज़ में फ़ोन दिखाया जाता है, क्योंकि आज की मोबाइल फ़ोन है सबके पास, स्मार्टफ़ोन है सबके पास। अगर आप थोड़े से 10 साल पहले की मूवीज़ देखोगे तो वहाँ पे आपको कहीं भी मोबाइल फ़ोन नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि तब मोबाइल फ़ोन था ही नहीं, है ना। तो मेरी बात, आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि जिस एरा में जिस चीज़ों की खासियत होती है, जैसे लोग पहनावा करते हैं, जैसे लोग बोलचाल खाना पीना रखते हैं, ओके, वो ही सब रिफ्लेक्ट होता है इन सब राइटिंग्स में। तो हमें ये सब पढ़ के हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है कि लोग ऐसे करते थे, वैसे करते थे, इन सब बुक्स के द्वारा हम लोग को पता चलता है। हम लोग हिस्टोरियंस आइडिया लगाते हैं कि अच्छा ऐसा होता था उस टाइम पे, ओके, डायरेक्टली कहीं भी नहीं लिखा होता। दिस इज़ द वर्क ऑफ हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट, इज़ जस्ट लाइक अ डिटेक्टिव, ओके, रिसर्च करते हैं वो लोग। सो ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था मैंने जो दिया। द राइटिंग्स रिफ्लेक्ट द वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ एट दैट टाइम, ऑफ कोर्स देयर वैल्यूज़, वो लोग किस चीज़ों में बिलीव करते थे, किस चीज़ों के वैल्यू करते थे वो लोग, उनकी बिलीव्स, उनकी नॉलेज इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक मेडिकल साइंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, इंजीनियरिंग, साइंस एंड पॉलिटिक्स।
फिर बुक्स आर अ रिजल्ट ऑफ सीरियस स्टडीज, डीप इंसाइट एंड टायरलेस इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। तो ये बुक्स ऐसे ही एक दिन में नहीं लिखे गए थे। बुक्स लिखना कोई भी अच्छे से, और ये सब बहुत क्वालिटी वर्क्स है, ठीक है। कालिदासा का जो प्ले है या फिर बाकी चीज़ भी, अर्थशास्त्र, ये आज तक इन पे रिसर्च हो रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी क्वालिटी, हाईली क्वालिफाइड वर्क, और बहुत ही इंटेलेक्चुअल है। उनकी कुछ कुछ बात तो अभी भी हम लोग अपना सकते हैं और अपनाते भी हैं। इट्स नॉट आउटडेटेड। आउटडेटेड हो सकता है वैल्यू सिस्टम ये सब में, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल उनका जो है, इंटेलिजेंस जो उन्होंने दिखाया है, इट्स समथिंग मेस्मराइजिंग। और ये हम लोगों को, आज के जनरेशन को हम्बल भी बनाना चाहिए, हम्बल भी बनाता है। ये हम लोग को झुकने पे भी मजबूर करता है कि ऑफ कोर्स हम लोग के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी और ये सब सुविधाएं हैं, बट स्टिल समवेयर डाउन द लाइन वी कैन ट्रेस इट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, क्योंकि उनका आइडिया था, वो लोग बना के गए थे। इट्स नॉट समथिंग वी क्रिएटेड, वी आर जस्ट यूजिंग इट। सो इसलिए यू नो आजकल के बच्चे या फिर आजकल की जनरेशन थोड़े से प्राउड हो जाते हैं या फिर थोड़े से घमंडी हो जाते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है। नहीं नहीं आता है, ओके। The writings played a vital role in shaping the Indian society and brought about a cultural unity. These books teach the values such as respect towards parents, teachers, guests, pursuit of knowledge and scholars, and the system of four casteism in Hinduism. तो हिंदुज़म में 4 कास्ट है, इंडिया में 4 कास्ट है, आप लोगों को पता ही होगा, जो कि बहुत ही बुरी बात है। बुरी बात भी थी, ऐसा नहीं बोल सकते कि सब अच्छी अच्छी बातें वहाँ पे लिखी गई है, कुछ बुरी बातें भी हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम जो अच्छा नहीं माना जाता है, उसमें भेदभाव बहुत होता है, इसीलिए ओके। बाद में कुछ कुछ वैल्यूज़ भी सिखाए गए हैं, जैसे कि पेरेंट्स का सम्मान करना, अपने जो गुरु है या फिर टीचर का सम्मान करना, अतिथि देवो भवो, आप लोगों ने सुना ही होगा, गेस्ट का सम्मान करना, नॉलेज की तरफ आगे बढ़ना, ओके। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें सिखाई गई है, और उनकी सिखाई हुई बातों में सच भी है। उन्होंने जो जो सिखा के गया है कि बुरी कंपनी से दूर रहना चाहिए, बुरी फ्रेंड्स से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये उनका विजडम है जो उन्होंने देखा है, क्योंकि ये बहुत बहुत सालों तक हुआ ना। ह्यूमंस का नेचर तो चेंज नहीं हुआ, ह्यूमंस तो वैसे ही है। तो उनकी ये विद्या है, उनका ये एक्सपीरियंस है जो हमें वरदान में मिला है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एज ए गिफ्ट, कि वो लोग पहले से ये लिख के चले गए कि कैसे हम लोग को सबका सम्मान करना चाहिए, हमें बुरी कंपनी से दूर रहना चाहिए, बुरे आदतों से दूर रहना चाहिए। सो इट इज़ समथिंग टू बी टेकन केयर ऑफ, उनका विजडम। कंसेप्ट्स ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, लिबरेशन, हेवन एंड हेल, सिन एंड वर्चू, तो ये तो बहुत ही प्योरली फिलोसॉफिकल बातें हैं, आप लोगों को इतना डीप में घुसने का ज़रूरत नहीं है इसमें, ओके। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा, जैसे कि कर्म के बारे में बोलते हैं इंडिया में कि कर्म अच्छे करने चाहिए, ओके, क्योंकि वापस आके वही मिलता है, जो अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। ट्रांसमाइग्रेशन, जैसे कि आत्मा, जैसे कि जब शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा वही रहती है, फिर आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है, वो इंडियन फिलोसॉफी में ये सब बात थी। लिबरेशन, कि आत्मा जब अपना कर्म, अच्छे कर्म कर लेती है, अपना कर्म पूरा हो जाता है, तो उसको मोक्ष मिल जाता है, वो हमेशा के लिए, मतलब धरती के जो चक्रव्यूह है उससे बच निकलती, ये सब बातें, ओके। हेवन एंड हेल, स्वर्ग, नर्क, सिन, वर्चू, ये सब। कुछ यूनिवर्सल मैसेजेस भी है जो दिखाते हैं कि इंडिया के जो एंशियंट लोग थे वो थोड़े से ब्रॉड माइंडेड थे, मतलब वर्ल्ड को फैमिली समझते थे, ऐसा टाइप का, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं यूनिवर्सल मैसेज, जो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि इंडियंस लोगों को ही के ऊपर ही ये लागू होगा या फिर उनको ही समझ में आएगा। दिस इज़ यूनिवर्सल, वर्ल्ड में कोई भी जो भी ह्यूमैनिटी जहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है उनके लिए ये मैसेज दिए, जैसे कि सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज विन, फ्रॉम मुंडक उपनिषद। ये आप लोग याद कर लेना कौन सा फ्रेज़ या फिर मैसेजेस कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद, ओके। ये एक तरीके का उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद हैं, अलग अलग उपनिषद है, उनमें से एक है मुंडक उपनिषद, जहाँ से ये सत्यमेव जयते लिया गया है। अहिंसा परमो धर्म, ओके, नॉन वायलेंस, फ्रॉम महाभारतम। जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गदापि गरियाशी, फ्रॉम रामायणा। वासुदेवा कुटुंबकम, फ्रॉम महापनिषद, हैव बीन द बेसिस ऑफ इंडियन वैल्यू सिस्टम। फिर एक पॉपुलर प्रेयर है, ओम असतोम सद्गमाया
ओके, तमासो माँ ज्योतिर्गमया मृत्युम अमृतम गमया। तो दिस इज़ लाइक एक प्रेयर भी है, आई थिंक सेबा का भी ये एक टैगलाइन है आई थिंक, है ना, तमासो माँ ज्योतिर्गमया, आप लोग सर्च करिएगा, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो इट्स लाइक लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, लीड मी फ्रॉम अनट्रूथ टू ट्रूथ, द प्रेयर का ये मीनिंग है। फिर ये सब जो संस्कृत राइटिंग है इनको अदर इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था। ऑफ कोर्स ये बहुत बहुत साल बाद होता रहा। फिर ग्रेट वैल्यूज ऑफ दीज बुक्स हैव बीन फॉलोड इन द इंडियन फैमिलीज हायरार्किली इन टर्म्स ऑफ ग्रुप सिंगिंग कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो ग्रुप सिंगिंग इन द सेंस कीर्तन वगैरह जो होते हैं, नाम होते हैं, उन सब में इन वैल्यूज़ का हम लोग को मिलता है झलक। हमारे जो कस्टम्स है, जो भी पूजा पाठ हम लोग करते हैं या फिर जो भी फॉलो करते हैं रिचुअल्स डेली लाइफ में या फिर ऐसे भी फेस्टिवल्स के टाइम में, इन सब वैल्यूज़ का हमारा होता है। जैसे कि कोई अगर गेस्ट आए, हमारे मम्मी पापा हमें सिखाते हैं कि कोई गेस्ट आए तो उनके दरवाज़े पर आए तो उनको घर में अच्छे से बिठाना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए। वी शुड ऑफर देम वाटर, ऑफर देम समथिंग टू ईट, है ना। तो ये सब वैल्यूज़ है। हमें बड़ों के पैर छूने चाहिए जब कोई भी हम लोग नया काम करने जाएं या घर से बाहर निकले, ये सब। और छोटों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द इंडियन वैल्यूज़। और अगर हम लोग किसी से मिले तो वी शुड ग्रीट विथ नमस्ते। आजकल तो कोई भी नहीं करता है, ओके, बट दीज आर सम ऑफ द इंडियन वैल्यूज़ जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हैं। और यही सब की पहचान इंडिया की होती है ग्लोबली। ओके, इंडिया इज़ नोन फॉर ऑल दिस। या फिर सिर्फ इंडिया ही नहीं, इन जो भी ईस्टर्न कंट्रीज़ है ना, जैसे कि चाइना, कोरिया, जापान और इंडिया, दे आर नोन फॉर दीज थिंग कि रिस्पेक्ट टू एल्डर्स करते हैं। हम लोग दूसरों के सामने झुकते हैं, हम लोग दूसरों को बराबरी समझते हैं। ये सब वेस्टर्न कल्चर्स में नहीं दिखने को मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज़ गुड और बैड, बट ये ऐसा है।